हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। बेटा, प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है हमारी और हम अब तक इसमें पार्ट नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले आंकड़ों की बात की थी। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, मैंने आंकड़ों की बात की थी। आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं, हमने ये बात कर ली। फिर हमने एक चैप्टर के अंदर आंकड़ों का प्रक्रमण वर्ग बात की, जिसमें माध्य माध्यिका की बात करी। आलेखी निरूपण यानी सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख, वर्त आरेख, मिश्र दंड आरेख, इन सब की बात कर ली थी। और चौथा जो चैप्टर था हमारा वो है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें भी सर हम काफी बातें कर चुके हैं सर। इसके अंदर हम बात कर चुके हैं कि इसमें जीआईएस की बात करी थी। जीआईएस क्या होता है? भौगोलिक सूचना तंत्र, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें बात की कि सर ये होता क्या है। इनमें आंकड़े दो प्रकार से होते हैं सर, स्थानिक होते हैं सर, ये आपने बताया था, या तो आप भी बता सकते हैं, जो कि आपने कर लिया है बेटा। और ये गैर स्थानिक होता है सर, है ना। स्थानिक भी दो प्रकार के होते हैं सर, एक तो होता है रेस्टर और एक होता है वेक्टर। अब आप सोचेंगे सर ये बार बार क्यों बताते हैं? बेटा बार बार मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा बेटा, आपका टाइम जो है ना रीडिंग का नहीं है, अब रिकॉलिंग का टाइम है। अब आप जितना रीडिंग करेंगे, आप किताब सामने लेकर पढ़ेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको रीडिंग नहीं करनी, आपको रिकॉलिंग करनी है। जितना आप इस तरीके से रिकॉलिंग करेंगे, माइंड मैप करेंगे, उतना आपको जल्दी चीज याद होगी। ठीक है, तो स्थानिक रेस्टर और वेक्टर। रेस्टर हम पढ़ चुके हैं, आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर को बोलते हैं हम सदिश। ठीक है। अच्छा, गैर स्थानिक आंकड़े, वो आंकड़े जो स्थान से संबंधित नहीं होते हैं। स्टैटिकल और डिस्क्रिप्टिव की बात की थी, ये हमारे कोर्स में नहीं, मैं पहले आपको बता चुका हूं। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं वेक्टर आंकड़े। सर ये वेक्टर आंकड़े क्या होते हैं सर? अगर आप जब आप मैथ्स में अगर आप पढ़ें, मैथ्स के अंदर 12th के बाद में, 12th में आती है मैथ्स में, वहां पर एक बुक आती है बेटा, वेक्टर आती है, सदिश आती है ना। ये वेक्टर जो होती है ना बेटा, ये तीन चीजों पर आधारित होती है। एक तो होती है हम इसमें कुछ चीजों को दिखाते हैं, या तो हम बिंदु के रूप में दिखाते हैं, या फिर इन बिंदु, जैसे दो बिंदु को मिला दिया तो ये रेखा बन गई, तो रेखा के रूप में दिखाते हैं। या फिर इनको हम जैसे चार बिंदुओं की बात कर ले और हमने इसको इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इससे, तो या फिर हम बहुभुज के रूप में दिखाते हैं। तो वेक्टर की यहां पर जो हम आंकड़े पकड़ेंगे वो रेखा के रूप में, बहुभुज के रूप में या बिंदु के रूप में पकड़ेंगे। ठीक है, तो लीजिए हम शुरू करते हैं आज। पहला, वेक्टर डाटा क्या होता है, देखिए आप, है ना, बिल्कुल आसान भाषा में बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन आंकड़ों को बिंदु, रेखा और बहुभुज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सर बता दी चुके, आप पहले भी बता चुके हैं, चलिए ठीक है। वेक्टर डाटा में ऐसे आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं जिसकी अलग अलग सीमाएं होती हैं, अलग अलग सीमाएं होती है। देखिए, अगर आपको किसी बिल्डिंग को दिखाना है, किसी शहर को दिखाना है, किसी स्थान को दिखाना है, तो सर आप बिंदु को लेंगे ना, बिल्कुल बिंदु को लेंगे। अच्छा, आपको किसी नहर को दिखाना है, किसी सड़क को दिखाना है ना, लंबाई को दिखाना है, तो सर आप क्या करेंगे? सर रेखा को लेंगे। अच्छा, आपको किसी बंद आकृति को दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान है, कोई, माफ कीजिएगा, कोई राष्ट्रीय उद्यान है, वो इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, तो आपको क्या बहुभुज की आकृति पड़ेगी। ठीक है ना। पिक्सल जो हम कर रहे थे, रेस्टर कर रहे थे, उसमें चित्रों के माध्यम से था, यहाँ चित्र नहीं है बेटा, है ना। यहां पर हम इसको मतलब बिंदु, रेखा या बहुभुज के द्वारा दिखा रहे हैं। तो वेक्टर डाटा में ऐसे आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं जिसकी अलग अलग सीमाएं होती हैं, जैसे देश की सीमा, भूमि के टुकड़े या सड़कें। अब देखिए आप, वेक्टर डाटा में स्थानिक जानकारी एक्स, वाई और निर्देशांक के रूप में दर्ज की जाती है। सर ये एक्स वाई निर्देशांक क्या आ गया, है ना। अब आपको समझ में आएगा और आप चीजें देखेंगे। देखना आप, जो बिंदु, रेखा, बहुभुज से प्रदर्शित होती है, आप इसको समझिए, यहां से मजा आएगा भी आपको। देखिए थोड़ा सा मैं इसको यहां ले लेता हूं। मान लीजिए ये आपका एक्स है, ओके जी, ये आपका वाई है, ठीक है। और मैंने यहां ले लिया कि ये बिंदु 1 है, ये बिंदु 2 है, ये बिंदु 3 है, ये बिंदु 4 है। यहां पर भी 1 ले लिया, यहां पर भी, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया। ठीक है। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं इसको बिंदु के रूप में दिखा रहा हूं और मैंने ये बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स तो होगा 1 और वाई क्या होगा? 1। 1 और 1 हो जाएगा ना, यानी इसको निर्देशांक के रूप में दिखा रहे हैं ना, एक्स और वाई के रूप में। ठीक है जी। अच्छा सर, मैं इसको अगर रेखा के रूप में दिखा दूं, मान लीजिए मैं रेखा ले लूं यहां पर, है ना, तो मानिए यहां बिंदु ले लिया, मान लीजिए कोई भी ले लिया मैंने, 3 और 3 ले लिया, और फिर मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये दो निर्देशांक हो गए ना, एक्स वाई के दो युग्म हो गए ना, तो ये एक्स वाई निर्देशांक में दिख रहा है। अच्छा, अगर 4 बिंदु ले लेता हूं तो यहां भी कुछ इसके मान होंगे, जैसे 4 और 5 है, या फिर मान लीजिए यहां पर 4 और 1 है, तो यहां पर भी ये 4 निर्देशांकों के रूप में हो गया। तो लाइन क्या कह रही है आपकी, देखिए आप, लाइन क्या कह रही है ना, यहां पर देखिए आप क्या कह रही है
कि वेक्टर डाटा में स्थानिक जानकारी एक्स वाई निर्देशांक के रूप में ही दर्ज की जाती है। अगर बिंदु के रूप में होगी तो भी निर्देशांक होगी, एक निर्देशांक होगा। अगर रेखा के रूप में होगी तो दो निर्देशांक हो जाएंगे ना जी। और अगर बहुभुज के रूप में होगी तो चार या चार से अधिक। जो बहुभुज चार थोड़ी होता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, आपके पास में षष्टभुज भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये एक्स वाई निर्देशांक के रूप में दर्ज की जाती है। चित्र देख लीजिए आप, ये बिंदु है, यहां पर दो बिंदु को मिलाया, ये रेखा हो गई है, और ये चारों को मिला दिया बहुभुज में। क्या बहुभुज में खास बात बेटा एक सुन लेना आप, बहुभुज में है कि जहां से आप शुरू करते हैं चाहे आप कितना ही घूम ले, लेकिन वहां पर आकर आपको खत्म करना पड़ेगा। ये तो बहुभुज नहीं बना, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई आकृति बन रही तो खत्म वहीं करना होगा, है ना। तो देखिए आप आगे देखें कि रेखा जो आप बना रहे हैं, वेक्टर बना रहे हैं, रेखा मानचित्र बना रहे हैं, इसमें खास बात देखिए आप कि तीन तरीके होते हैं सर। बिंदु ये दिख रहा है भैया, बिंदु दिख रहा है। अब आप बिल्कुल आसानी से समझना। आप सोचेंगे सर इतना आसान था क्या, किताब पढ़ रहे जब समझ में नहीं आ रहा था और ये इतना आसान है, मजा आ गया इसको करने में। मजा आएगा। देखिए आप, इसका आयाम 0 होता है। आयाम का मतलब क्या होता है सर? आयाम का मतलब होता है कि आप लंबाई में जा रहे हैं, आप चौड़ाई में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, आप जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं, तो ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है, आयाम 0 है। दिशा, आयाम यानी दिशा, इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, इसमें एकल एक्स वाई निर्देशांक युग्म होते हैं। एकल, अब सर ये एकल क्या है? अरे भैया अभी तो बताया था कि अगर बिंदु होगा तो एक ही निर्देशांक होगा। जैसे एक्स और वाई, ये बिंदु लूंगा तो इसका एक निर्देशांक, ये लूंगा तो इसका एक, ये लूंगा तो इसका एक, तो एकल ही होता है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अच्छा इसका प्रयोग अधिकतर एक विशेष जानकारी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई किला दिखा दिया, कोई शहर दिखा दिया, कोई स्थान दिखा दिया। अच्छा, दूसरा प्रकार रेखा, दो बिंदु आगे, तो दो बिंदु आगे तो इसकी दिशा हो जाएगी। बताइए, रेखा जो होती है वो क्या होगी? वो आपके पास में जो आएगी, इसका आयाम क्या होगा? वो एक होगा। इसका आयाम क्या होगा? एक होगा। लंबाई को दर्शाएंगे, इधर जाएगी, ये इधर चल जाएगी आपके पास में, लंबाई को दर्शाएंगे। इसकी लंबाई का मान होगा, वहां तो मान नहीं था, अब लंबाई का कुछ मान होगा बेटा। हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो सकता है 10 किलोमीटर हो, जो भी हो लंबाई का मान होगा। अच्छा बताइए मुझे आप, यहां पर रेखा में एक्स वाई निर्देशांक के कितने युग्म होंगे? कितने युग्म होंगे बेटा? जैसे मान लीजिए मैं बताता हूं, ये आपका एक्स है, यह वाई है, और यहां पर एक रेखा खींची, तो दो युग्म हो जाएंगे ना एक्स वाई के। यहां मान लीजिए 2 और 3 है, यहां पर मान लीजिए 4 5 है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 2 युग्म हो जाएंगे। जैसे ए बी सी डी बता रखा है बेटा मैंने, है ना। आमतौर पर सड़कें, नदियां, झरने को चिन्हित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए बहुभुज। बहुभुज में दो 4 बिंदु है, मैंने 4 बताए हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके 2 आयाम होते हैं। लंबाई, जैसे बहुभुज कैसे जाएगा? लंबाई में भी जाएगा और चौड़ाई में भी जाएगा, लंबाई में भी जाएगा, चौड़ाई में भी जाएगा, है ना। इसमें एक्स वाई निर्देशांक के 4 या अधिक युग्म हो सकते हैं। 4 भुजा है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इसमें प्रारंभिक बिंदु, खास बात भैया, खास बात सुन लीजिएगा, खास बात आ रही है, इसमें प्रारंभिक बिंदु ही अंतिम बिंदु होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया। आमतौर पर बंद सीमा वाली विशेषताओं को सीमांकित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बंद सीमा, जैसे आपके घर का बना दिया, आपने राष्ट्रीय उद्यान का बना दिया, कोई कृषि क्षेत्र का बना दिया, है ना, कोई जंगल का बना दिया, कोई शहर का बना दिया, बिल्कुल, है ना। तो ये आपका बहुभुज हो गया। तो क्या पढ़ लिया सर हमने? सर हमने वेक्टर पढ़ लिया है। वेक्टर के बारे में पढ़ा कि ये रेखा और उसके मतलब बिंदु और बहुभुज के रूप में होता है। रेखा के बारे में पूरा आपने पढ़ लिया कि किस रूप में होता है। ये आपके पास में बिंदु किस रूप में होता है, इसमें एक निर्देशांक होता है, रेखा में 2 होते हैं, बहुभुज में 2 से 3 होते हैं। और वेक्टर खासकर हम बात करें तो वेक्टर जो है ना सर, वेक्टर जो होता है वो एक तरीके से आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए एक्स वाई निर्देशांक के अंदर दिखाया हुआ एक मान होता है। साधारण सी शब्द आप परिभाषा ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं इसके लाभ। लाभ क्या लेंगे? बिल्कुल आसान है, सटीक ग्राफिक्स हो सकता है, सटीक जानकारी मिल सकती है। मिलेगी क्या सर? अरे भैया जब एक्स वाई निर्देशांक बना देंगे तो पता लग जाएगा कि कोई चीज कहां पर है। फोटो में तो नहीं पता पड़ रही थी ना, यहां सटीक ग्राफिक्स या फिर बोले सटीक स्थिति मालूम हो सकती है। यह सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयोगी है। सांस्कृतिक लक्षणों का मतलब आप इसके द्वारा मान लीजिए वहां पर कोई जनसंख्या को दिखा रहे हैं, है ना, और कोई लक्षणों को दिखा रहे हैं, आप मकानों को दिखा रहे हैं किसी तरीके से, तो जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रीय उद्यान दिखा रहे हैं तो उनको दिखा सकते हैं। आसानी से टोपोलॉजी
और नेटवर्क के बीच कनेक्शन बनता है। टोपोलॉजी का बताया था मैंने, स्थलाकृतिक मानचित्र और नेटवर्क के बीच कनेक्शन बनता है। ये हाँ विश्व का अच्छा प्रतिनिधित्व, ये आंकड़े जो विश्व के, जो पूरे विश्व के जो आंकड़े होते हैं, यानी पूरे विश्व को प्रदर्शित कर सकता है आराम से। यह डेटा भंडारण के मामले में कुशल होता है। डेटा भंडारण के मामले में डेटा इसमें अच्छे ढंग से हम कलेक्ट कर सकते हैं। यह केवल रुचिकर वस्तुओं के लिए भंडारण का उपयोग करता है, केवल रुचिकर, ऐसे नहीं। तो आप पिक्सल में तो क्या करते हैं, पूरा आ जाता है, आपको मान लीजिए ये चीज चाहिए लेकिन वो फोटो पूरी ले लेगा, है ना। लेकिन ये केवल रुचिकर ही, बिंदु के रूप में आप खुद चयन करते हैं ना कि पर्टिकुलर चीज तो बिंदु लेंगे, आपको कोई सड़क की लंबा चीज तो रेखा लेंगे या बहुभुज लेंगे, तो रुचिकर चीजों का ही भंडारण करता है। नेटवर्क विश्लेषण एवं मॉडल के लिए उपयोगी होता है। जीपीएस तथा टोटल स्टेशनों से आंकड़े सीधे ही प्राप्त होते हैं। जीपीएस जो सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वहां से जो आंकड़े, क्योंकि ये एक्स-वाई निर्देशांक पर होते हैं ना बेटा, तो आंकड़े सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, ये आंकड़े इतने सटीक होते हैं कि इनके सरलीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने बताया था ये एक्स और वाई निर्देशांक के रूप में होते हैं, तो इतने सटीक होते हैं कि कोई इनकी आवश्यकता नहीं होती है। और ग्राफ सौंदर्यीकरण इनका अच्छा होता है। जब मैंने बताया था आपको कि रेखापुंज का अच्छा नहीं होता है, चित्र रेखापुंज का, इसका अच्छा होता है। इसमें कम स्मृति की आवश्यकता होती है, आपको याद करने की कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, आंकड़े दिख जाते हैं साफ के साफ। स्थलाकृतियों को मतलब टोपोग्राफी को, आपने अभी बात की थी टोपोलॉजी को, यहीं पे बात की थी टोपोलॉजी को, है ना, तो इसी को बोलते हैं। तो यहां पर स्थलाकृति को दर्शाने, उनका विश्लेषण करने में अधिक शुद्धता होती है। ठीक है, यहां पर आ गया। आप इसमें सर लाभ में मैं कंफ्यूज होता हूं, तो लाभ में कंफ्यूज ही नहीं होना है। आपको देखना है कि एक्स निर्देशांक है तो किसी भी चीज की सटीक जानकारी मिल जाती है, मानचित्र बनाने में आसानी हो जाती है, आपके स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में आसानी हो जाती है, थोड़ा ये सुंदर होता है, सटीक जानकारी मिल जाती है। तो लाभ अपने मन से लिख दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने लिखे हुए हैं, ये बुक्स के अंदर से है कि जीपीएस मतलब टोटल सिस्टम से आंकड़े सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, तो जीपीएस से तो प्राप्त होंगे, एक्स वाई निर्देशांक कहां से प्राप्त होंगे, है ना। हानियां सुनिए आप, हानि क्या हानि, देखिए आप, पहली हानि कि डेटा संरचना अधिक जटिल है, इसको संचित करना भी मुश्किल है। वहां पर आसान थी, आप वेक्टर में पढ़ेंगे, वो सॉरी आप चित्ररेखापुंज में पढ़ेंगे, चित्र था आराम से, लेकिन यहाँ जटिल है, आपको आंकड़े लेने पड़ेंगे एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक पर। डेटा में हेरफेर करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना अधिक कठिन हो जाता है ना। डेटा अगर बदल रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना कठिन हो जाता है। स्थानिक विश्लेषण, यानी कोई स्थान के बारे में बात करें तो वो कार्य अधिक कठिन हो सकते हैं। प्रदर्शन व प्लॉटिंग महंगी हो सकती है। आप मान लीजिए एक्स वाई से चित्र रेखा में तो आपको दिख गया, लेकिन आप मान लीजिए एक्स वाई निर्देशांक से कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई मकान की प्लॉटिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई राष्ट्रीय उद्यान दिखा रहे हैं, तो वो महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता के रंगों की आवश्यकता होती है। जैसे मानचित्र देखिए आप, कितने इसमें रंगों की आवश्यकता होती है। बहुभुज के भीतर स्थानिक विश्लेषण और फिल्टरिंग असंभव होता है। बहुभुज के अंदर, रेखा में नहीं, उसमें नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं बहुभुज के अंदर स्थानिक विश्लेषण और फिल्टरिंग असंभव हो जाता है, आप नहीं कर सकते हैं उसमें स्थानिक विश्लेषण। क्योंकि स्थानिक विश्लेषण किससे होगा? किसी बिंदु के रूप में होगा या रेखा के रूप में होगा, यानी आप पर्टिकुलर चीज को बता रहे हैं। अब आपने बहुभुज बता दिया, तो बहुभुज में कैसे बताओगे? बहुभुज तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उस बहुभुज में तो कई बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आंकड़ों का विश्लेषण एवं गणना जटिल प्रक्रिया है। ये तो यहीं से पकड़ लिया सर कि जब डाटा जटिल है, जब आंकड़े जटिल है, तो गणना भी जटिल हो जाएगी, होगी नहीं होगी, है ना। ऊंचाइयों, कार्य क्षेत्र तथा स्थिति आदि आंकड़ों को प्रभावशाली रूप से नहीं दर्शाया जा सकता है। ऊंचाइयों को नहीं, मैंने बताया कि आपको क्या बताया था मैंने आपको कि इसमें तो हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, लेकिन हाइट को दिखाना है आपको, तो आप नहीं दिखा सकते इसके अंदर। आंकड़ों के भंडारण, विश्लेषण आदि के कारण उसमें सॉफ्टवेयर काफी महंगा हो जाता है। आंकड़ों का भंडारण करना है, आपको विश्लेषण करना है, आपको उसमें एक्स वाई निर्देशांक निकालने हैं, उसी कारण क्या होता है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा आपके पास में महंगा हो जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? महंगा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आपने इस वीडियो में क्या पढ़ लिया सर? वेक्टर पढ़ा है सर, और वेक्टर के बारे में जाना है कि सर ये तो बिल्कुल आसान है, हम 10वीं में पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स वाई निर्देशांक होता है, उसके अंदर अगर हम किसी पर्टिकुलर बिंदु को लेंगे तो वो उसमें एक युग्म होगा एक्स वाई का, अगर रेखा को लेंगे तो 2 युग्म होंगे, और बहुभुज को लेंगे तो 4 या 4 से अधिक युग्म हो सकते हैं। लाभ की बात करें सर, इससे हम किसी स्थानिक विश्लेषण को ज्ञात कर सकते हैं, सटीक जानकारी ले सकते हैं, किसी स्थिति के बारे में जान सकते हैं, मानचित्र का मूल्यांकन कर सकते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्रों के बारे में जान सकते हैं। हानि की बात करें, आंकड़े जटिल होते हैं, गणना जटिल होती है ना, बिल्कुल आसान है, स्थानिक विश्लेषण करना अधिक कठिन हो जाता है, प्रदर्शन या प्लॉटिंग के अंदर महंगी है क्योंकि उच्च गुणवत्ता रंगों की आवश्यकता होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन
आपके पास में क्या आएगा, वेक्टर मॉडल के बारे में बताएं, है ना, स्थैतिक आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर मॉडल के बारे में बताएं, उसके लाभ हानिकर बताएं। अब कर देंगे आराम से। अब बेटा मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हमारे पास अंतिम जो टॉपिक बच रहा है वो है जीआईएस के घटक, भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक। मिलता हूं और बात करते हैं उसमें। आप बस अपने ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और पूरी जान लगा दीजिए। ठीक है बेटा।